हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुरेश चौधरी, माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के चैप्टर नंबर 2 का 8वां वीडियो। इससे पहले हमने 7 वीडियो कंप्लीट कर लिए। 5वें वीडियो में अंदर गाउस के नियम, 6वें वीडियो के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, न्यूमेरिकल्स देखे थे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो एक बार जाकर के वापस देखें। और 7वें वीडियो के अंदर हमने बात की थी गाउस के नियम के फर्स्ट अनुप्रयोग की। दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। आज हम बात करते हैं गाउस के नियम के सेकंड अनुप्रयोग की। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाउस के नियम के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप साथ बने रहोगे। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों आज अपने पास में इस लेसन के अंदर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक लगभग पिछले टॉपिक की तरह ही है। बस समझना इतना सा है कि पिछले टॉपिक में हमने रेखीय आवेश घनत्व की बात की थी। आज हम बात क्या करेंगे यहाँ पर कि अपरिमित का मतलब होता है अनंत लंबी चौड़ी। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई परिमित नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो, अनंत लंबाई चौड़ाई की हो सकती है। अपरिमित समरूप आवेशित यानी कि एक समान रूप से आवेशित। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अपने पास में अप्लाई होंगे उस समय शब्दों का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्स हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना। इससे पिछला जो टॉपिक या वीडियो हमने किया है वो हमने किया है रेखीय चालक पर, और ये हम कर रहे हैं अचालक परत पर। तो दोस्तों अपरिमित समरूप यानी कि एक समान आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी वैसे ही हम 2 पार्ट करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास में कोई भी एक अचालक परत है, इस परत की वजह से इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें हमें करना है कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, यानी मान हमें निकालना है। तो चलते हैं दिशा पर। दिशा वाले पॉइंट में ये कहता है अपना जो टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि डायरेक्शन। चित्रानुसार माना ABCD अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का भाग है। दोस्तों साथ साथ में समझते जाना। अपने पास में यहाँ पर ABCD ये अपने पास में एक छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने, किसका, अपने पास में लंबी चौड़ी अपने पास में कोई एक परत है जो क्या है, अचालक है। दोस्तों चालक और अचालक में फर्क आपको पता होगा। चालक में क्या होता है कि दिया गया आवेश अपने आप चल करके सभी जगह वितरित हो जाता है, जबकि अचालक परत में क्या होता है कि जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश वहीं पर रहता है। इससे अगला जो टॉपिक है वो हम करेंगे चालक परत का, इसलिए विशेष ध्यान रखना, दोनों में फर्क है वो अपने को पता होना चाहिए। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का भाग है कौन सा, ABCD। अब हमें क्या करना है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में हमने बात की थी लेम्डा की, यही विशेष अंतर है, इसीलिए मैं बार बार इनको समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास में सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि Q/A यानी कि क्षेत्रफल। ये अपने पास में सिग्मा का सूत्र होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में कोई एक परत है और इस परत का क्षेत्रफल A है, हमने इसको आवेश कितना दिया है, Q। तो इस परत के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित हुआ, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर विपरीत आवेश को ही हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने A क्षेत्रफल को कितना आवेश दिया है, Q। तो एकांक क्षेत्रफल के हिस्से में कितना आएगा, Q/A। यही अपना क्या बनेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम देखेंगे आगे। अब देखो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो ही गया। इस भाग ABCD के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यह अपने पास में एक पूरी परत का टुकड़ा है और इसका यहाँ पर मिडिल बिंदु है। इस मिडिल बिंदु से हमें यहाँ पर P बिंदु लिया है और इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, डायरेक्शन ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है कि क्या होगी दिशा। तो हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या हमने किया है, यहाँ पर एक यहाँ पर अल्पांश लिया छोटा सा, यहाँ पर एक अल्पांश लिया है यहाँ पर।
ये दोनों अल्पांश है जिनका इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A1 है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 है, ध्यान से समझना, और ये इसका मिडिल बिंदु है। तो दोस्तों ये दूरी और ये दूरी समान है, या फिर ऐसा कह सकता हूं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान है, ये दोनों अल्पांश है छोटे छोटे लिए हुए। इस अल्पांश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में होगी और उसका जो मान होगा वो होगा DE वेक्टर फर्स्ट क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसके क्षेत्रफल को क्या माना है, A1 माना है। मान लो अलग अलग क्षेत्रफल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन DE2 वेक्टर ये हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर ये लाइन है वो मिडिल बिंदु से है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, समान होगा। जब ये दोनों कोण समान होंगे तो यहाँ पर भी ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको हम जब घटकों में बांटते हैं इन दोनों को, तो घटकों में बांटते हैं तो इस लाइन पर घटक कोस वाला आएगा, इस लाइन पर घटक कौन सा आएगा, साइन वाला। क्यों, क्योंकि जिससे कोण बनता है उस पर कोस वाला घटक और जिस जो लंबवत होती है उस पर साइन वाला घटक। तो DE2 कोस थीटा यहाँ पर, DE2 साइन थीटा यहाँ पर, ऐसे ही इसको बांटा तो यहाँ पर आ जाएगा DE1 कोस एल्फा, यदि एल्फा है तो एल्फा, थीटा है तो थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर DE1 साइन एल्फा, ये हमने घटकों में बांट लिया। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था सेम हूबहू वैसा ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये घटक और ये घटक, ये दोनों घटक आपस में क्या है, परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है। इस वजह से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और यहाँ पर ये दोनों घटक है वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये घटक कैंसिल आपस में, इनको हमने टुकड़ों में बांट ही दिया, तो बचा क्या यहाँ पर, केवल ये घटक बचे। इसका मतलब P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत होगी। यहाँ पर यदि हमने पॉजिटिव आवेश लिया है तो लंबवत बाहर की ओर, यदि यहाँ पर नेगेटिव आवेश लेते तो लंबवत अंदर की ओर होता। कैसे होता, ध्यान से समझ लो। यदि हमने यहाँ पर नेगेटिव आवेश लिया होता तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे दर्शाते दोनों में, और इनको जब घटकों में बांटते तो दोनों कोस वाले घटक इधर आते, तो इस वजह से हम क्या कर देते, परिणामी इधर कर देते। जबकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के चलना है ताकि डायग्राम भी अच्छा बने और अच्छे से आपके समझ में भी आए। एग्जाम में कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि हम पॉजिटिव लेकर के चलें या नेगेटिव लेकर के चलें, हम पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं। अब आते हैं अपने पास में जो हमने यहाँ पर सीखा है उसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो चित्र अनुसार ABCD के मध्य बिंदु O से समान दूरी पर दो क्षेत्र अल्पांश A1 और A2 लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र अल्पांश, A1 और A2 लेते हैं। इन क्षेत्र अल्पांशों A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा DE1 व DE2 परिमाण में क्या है, समान है, परंतु भिन्न दिशा में होगी। अतः DE1 व DE2 को घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में क्या है, समान है। इस वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और दिशा भी उनकी विपरीत है तो निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत होती है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास में पार्ट हुआ कौन सा, डायरेक्शन वाला यानी कि दिशा वाला, जो कि हमें लिखना होगा, डायग्राम भी हमें बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम में वो आधे नंबर या फिर 1 नंबर का पूछा जाता है यानी कि होता है। तो हम डायग्राम को अच्छे से हमें सीखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट की। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना हमें इसमें करनी है। तो देखो, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए ds अनुप्रस्थ काट तथा 2r लंबाई के एक गाउसियन पृष्ठ की हम चित्रानुसार कल्पना करते हैं या चित्रानुसार लेते हैं। तो दोस्तों हमें जिस प्रकार से ये डायग्राम था, तो दिशा के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अल्पांश यहाँ पर लेने होंगे। जबकि हमें मान ज्ञात करना है तो हमें एक ही अल्पांश लेना होगा। उस अल्पांश की वजह से हमें फ्लक्स या जो भी प्रॉपर्टी लगती है वो हमें लगानी होगी, और जब हमें कंप्लीट का करना है तो हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो अपने पास में कंप्लीट ही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आते हैं अपने डायग्राम पर। डायग्राम में ABCD अपने पास में एक परत है और हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसका क्षेत्रफल हमने कितना रखा है,
ds अनुप्रस्थ काट का और 2r लंबाई का, यानी कि ये तो हो जाएगी अपने पास में r लंबाई यहां से यहां तक, और इधर वाली है वो भी अपने पास में हो जाएगी r लंबाई। तो 2r लंबाई के हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना रखा है, ds रखा है, ध्यान से समझना। और जो हमने ये परत ली है, इस परत का टोटल क्षेत्रफल हम कितना मान करके चलते हैं, a मान करके चल जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस गाउसियन पृष्ठ को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया है, हूबहू वैसा ही हमें करना है। कौन कौन से 3 अपने पास में होंगे पृष्ठ इसके, एक तो हो गया S1, एक अपने पास में यहाँ पर S2, यानी कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है पूरा ये हो जाएगा S2, और इधर वाला जो वर्ताकार पृष्ठ है वो हो जाएगा S3, यानी कि ये वाला S1, ये वाला S2 और ये वाला S3, 3 पार्टों में हमने इसको बांट लिया। तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पर जो अपने पास में ds हमने अल्पांश लिया है, यानी इसके अंदर छोटा सा अल्पांश इसके अंदर हमने लिया है, उसके अंदर कोई ना कोई तो आवेश है। क्यों? क्योंकि पूरी परत पर आवेश है। तो उस छोटे से अल्पांश में आवेश है, तो आवेश हमेशा क्या करता है, विद्युत बल रेखा बाहर निकालता है। जब विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है तो उससे संबंधित क्या होता है, फ्लक्स भी होता है। तो फ्लक्स यहां से भी गुजरेगा, इस सतह से भी फ्लक्स गुजरेगा और इधर वाली सतह से भी फ्लक्स गुजरेगा। तो इसका मतलब उस अल्पांश की वजह से जो भी उसके अंदर आवेश है, उस आवेश की वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो दोस्तों टोटल फ्लक्स इस पृष्ठ और इस पृष्ठ, तीनों पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। ये चीज अच्छे से समझ में आई ना, यानी इसके अंदर आवेश रखा हुआ है, उस आवेश के द्वारा जो भी फ्लक्स बनेगा वो इन तीनों पृष्ठों के फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो अब डायग्राम में आपकी ज्यादा चीजें कुछ है नहीं ऐसी, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 0। अब 0 कैसे, यहाँ पर दोस्तों इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है। जो काट होती है उसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी इसके एरिया को। तो इसकी डायरेक्शन लंबवत बार की ओर होती है, इधर वाले की लंबवत बार की ओर होगी, जबकि ये जो सतह है ना इसकी हमेशा क्या होती है, लंबवत बार की ओर। ये हो गई क्षेत्रफल की तीनों की, यानी कि यहाँ पर ds की, यहाँ पर ds की और यहाँ पर ds की, तीनों की डायरेक्शन आपको समझा दी है। जबकि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो किधर है, लंबवत बाहर की ओर। यानी कि यहां से हमने सीख लिया कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर ये जो अपने पास में पृष्ठ है, इस पृष्ठ से यहां पर कोई आवेश है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, यहां पर कोई आवेश है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर। तो यहां पर देखें तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इधर होगी, इस पॉइंट पर या इस सतह के लिए। ये जो सतह है, गोलाकार सतह अपने पास में, ये जो भी रिंग बन रही है इसकी सतह है, इस सतह का क्षेत्रफल तो लंबवत बार की ओर, जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में और क्षेत्रफल इधर, तो 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर देखें तो विद्युत क्षेत्र इधर ई वेक्टर, जबकि क्षेत्रफल भी इधर है। यहाँ पर देखें तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बाहर की ओर। तो यहाँ पर 0, वहां पर भी 0 और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, यानी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्या कहता है कि चित्रानुसार काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ को निम्न तीन भागों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग, पहला है वर्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा है वक्राकार पृष्ठ S2, ये है वो वक्राकार पृष्ठ है, और तीसरा अपने पास में आ जाएगा वर्ताकार पृष्ठ S3। अब हमें क्या करना है, ds अल्पांश का कुल फ्लक्स, यानी कि dl अल्पांश की वजह से, यानी कि ये जो है ds, इसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो टोटल फ्लक्स इन तीनों भागों से संबद्ध फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई है, पहले की वजह से कितना होगा फाई S1, दूसरे की वजह से कितना होगा फाई S2, तीसरे की वजह से कितना होगा फाई S3। तीनों को मैंने यहां पर योग कर लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है। क्यों लगाना है गाउस का नियम, क्योंकि हमने इतना सा आवेश लिया है उसको किसी पृष्ठ में बंद कर दिया, तो उस आवेश से संबंधित जो भी फ्लक्स होगा वो एक बंद पृष्ठ पर निर्भर करेगा। तो वो बंद पृष्ठ हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है, तो यहाँ पर गाउस के नियम के अकॉर्डिंग फाई बराबर क्या हो जाएगा, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद में जो पहला पृष्ठ है, कौन सा, वर्ताकार पृष्ठ, उस पृष्ठ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो S1 इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए S2 और सेम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहाँ पर प्लस S3 इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तीनों के लिए हमने अलग अलग लिख दिया। अब हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों,
समीशन Q यानी कि टोटल आवेश कितना है, किसमें, इस बंद पृष्ठ में। कौन से बंद पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, ये हमें यहां पर लिखना होगा। तो इस बंद पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश जो होगा वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभी हमने यहां पर थोड़ी देर पहले समझा था कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, ये चीज मैंने आपको पहले समझाई थी। तो यहां पर आवेश की वैल्यू निकालते हैं, तो आवेश की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू A, यानी कि भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। तो अपने पास में यहां पर Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा A, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल, ये अपने पास में वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर अपने पास में टोटल इसका क्षेत्रफल हम मान करके चले, यदि A ले या इसका क्षेत्रफल हम मान करके चलें तो हम S भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल लेना है यहाँ पर। तो अपने पास में यहाँ पर हमने मान लिया कि A लिया है हमने सिलेक्टेड, या हम चाहें तो S भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़। ये चलो मैंने ले लिया कि भाई सिलेक्टेड एरिया का क्षेत्रफल कितना है, S है। अब यहां से हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें देखना है। तो पहले के लिए एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री लिख लिया। दूसरे के लिए एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री लिख लिया। तीसरे के लिए एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। अब इसके बाद में देखो ये जो 90 वाला है ना, इसकी वजह से तो हो जाएगा टोटल 0, और बाकी ये दो पद बच जाएंगे क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1। तो यहां पर भी मैं S कर देता हूं। अब यहां पर दोस्तों यहां पर भी S कर देता हूं। अगले पद में आते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि कौन कौन से दो पद बचे हुए अपने पास में, एक तो S1 वाला और एक S3 वाला। ध्यान से देखो, S1 वाला और S3 वाला दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वर्ताकार पृष्ठ है, और वर्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल हमेशा क्या है, यहाँ पर समान है। क्यों, क्योंकि हमने सेम ही बेलन लिया है, उनका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो ds होगा दोनों जगह। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान होने की वजह से ये दोनों पद भी आपस में क्या बनते हैं, समान बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि E और ds, और पृष्ठ कौन से हैं, दोनों सेम ही पृष्ठ हैं। तो मैं इनको दोनों को जोड़ करके 2 लगा करके लिख देता हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ टोटल कितने हो गए यहाँ पर पद, 2, दोनों पद सेम है। तो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन E ds, अच्छे से समझ में आ गया। E को ले लो बार, क्यों लेते हैं E को बार, क्योंकि E का समाकलन नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा समाकलन, क्योंकि E दोनों जगह समान है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जितना है उतना का उतना विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। इस वजह से जो चेंजेबल राशि है उसी का समाकलन करना है, जो अनचेंजेबल है उसको हमें जैसा है वैसा का वैसा ही बाहर लेना है। तो E को बाहर ले लिया और यहाँ पर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ds। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए समझ में आएगा इजीली। यहां से दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और यहां पर अपने पास में जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2E इंटू, अब देखो यहां पर ds, और ds कौन सा है, ये इसका क्षेत्रफल हमने कितना माना है, S माना है। मान लो सपोज दैट इसका क्षेत्रफल S हमने लेकर के चले हैं, तो टोटल जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ds है, हम जब कहीं पर भी पहले आपने कक्षाओं में ऐसे पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होती है, x, ये 11th में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, इसके लिए अपने पास में s, और यहां पर भी मैं s कर देता हूं क्योंकि हमने एक ही जगह s लिख लिया था ताकि और इजीली समझ में आए। यहां पर आ गया अपने पास में s, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हो जाएगा अपने पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2E। क्यों, क्योंकि S और S क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से E बराबर अपने पास में कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। किसके लिए, एक चालक परत के लिए। इजीली समझ में आ गया होगा। करना क्या है, हमें यहाँ पर जो पद 0 हो रहा है उसको 0 लिखना है, दो पद बचेंगे, दोनों पद क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हमें 2 लेकर के दोनों को लिखना है। उसके बाद में हमें ds की वैल्यू s लिखनी है। यहाँ पर s ऑटोमेटिक रहेगा, यदि a है तो a लिख लेना क्योंकि टोटल क्षेत्रफल a हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद में जो अपने पास में e की वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर रह जाएगी। इसके बाद में मैं इसको सदिश रूप में यदि लिखूं, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में अपने पास में होगा e वेक्टर, और देखो यहाँ पर सिग्मा है वो भी अदिश राशि है और एप्सिलॉन नॉट है वो भी अदिश राशि है। तो मैं इसको सदिश रूप में कैसे लिखूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखूंगा r कैप।
ऐसा भी मैं इसको सदिश रूप में लिख सकता हूं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ग्राफ हमें प्रत्येक टॉपिक में अच्छे से बनाना है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग के जितने भी टॉपिक है सभी में हमें ग्राफ बनाना है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। जब हम ग्राफ की चर्चा करते हैं तो इस डायरेक्शन में यदि मैं r लेता हूं और इस डायरेक्शन में यदि मैं e लेता हूं, ई वेक्टर, तो दोस्तों यहां पर जो विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ ना वो r पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे पॉइंट कितनी भी दूरी पर ले लो, ये पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट चाहे कितनी भी दूरी पर ले लो, आपके विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। r यहाँ पर है तो भी विद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, और r यहाँ पर है तो भी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा, और r यहाँ पर है तो भी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा। इसका मतलब r पर निर्भर नहीं करता है। तो r चाहे बड़ा हो या घटा हो, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी लाइन ग्राफ बनेगा। और यदि यही ग्राफ मैं सिग्मा के बीच में और ई के बीच में बनाऊं तो ध्यान से समझना, इस डायरेक्शन में मैं सिग्मा ले लेता हूं और इस डायरेक्शन में यदि मैं ई ले लेता हूं, ई वेक्टर ले लिया, तो ये जो ग्राफ है दोनों में संबंध कैसा है, समानुपाती का संबंध है। इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये आपके दोनों ग्राफ तैयार हो गए। इजीली समझ में आ जाएंगे ग्राफ, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। r पर निर्भर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सीधी लाइन बन जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे r बढ़ेगी e के मान में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे e के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, e का मान भी बढ़ेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके इजीली और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे के टॉपिक करेंगे। इसमें चालक परत किया है तो इससे अगले वीडियो के अंदर हम चालक परत वाला करेंगे। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो 4-4 नंबर में आते हैं, इसलिए मैं विद थ्योरी यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनके नोट्स बना सको। क्योंकि स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, पहले समझ करके स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप आराम से अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। चाहे आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीजें जैसी है बेसिक वैसी आपको एज इट इज मिलेगी। अब हमें काम क्या करना है कि जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूं उनको अच्छे से समझने का प्रयास करो। फिर एक बार 2-4 दिन के बाद में सभी वीडियो को एक बार रिवाइज कर लिया करो। इससे क्या होगा कि वो चीजें जल्दी याद होगी। दूसरी चीज, आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे अदर स्टूडेंटों को भी इनका फायदा मिल सके। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू, जय हिंद।